ओके, हाँ, मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैनेजमेंट ऑफ कैश बेसिकली इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के साइड बाय साइड लिक्विडिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एक अपन एक स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? ओपनिंग बैलेंस। उसमें अपन ऐड करते हैं रिसीट्स। रिसीट्स के अंदर जनरली अपने को कैश सेल होता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो टोटल कैश अवेलेबल। हाँ, तो अभी कैश सेल जब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना डायरेक्टली आना ऐसा नहीं, क्वेश्चन पढ़ते समय तुमको देखना पड़ेगा कि कैश सेल कितना है। अगर कैश सेल बोला रहता है 20%, तो तुमको जो भी सेल है जिस महीने का उस महीने का 20% लेके इधर एड अप करते रहना है। ओके, तो सपोज मुझे 1 लाख का सेल बोला है तो मैं 20,000 कैश सेल लिख दूंगा। इसके साइड बाय साइड मुझे ये भी पढ़ना है कि डेटर कब पैसे देता है। जनरली क्वेश्चन में ऐसा होता है कि डेटर्स आर कलेक्टेड आफ्टर 2 months फ्रॉम सेल, 1 month फ्रॉम सेल। तो एक जनरल एक आदत लगाओ जो मैं क्लास में भी पढ़ाते समय लगाता हूं कि सपोज जनवरी का सेल है 100, और मैं मुझे बोला है कि डेटर पेज आफ्टर 2 months, तो फिर मैं क्या पकड़ूंगा? सेल जनवरी में, पर कलेक्शन कब होगा? सॉरी, फेब में 0, 2 महीने के बाद बोला है तो मार्च के अंदर 100 रुपए कलेक्शन। तो ऐसी आदत लगाओ लिखने की कि सेल कब हो रहा है, और जनवरी को ही फिक्स पकड़ो क्योंकि अपना ब्रेन जनवरी को स्टार्टिंग पकड़ता है, तो वो तुमको इजीली अंडरस्टैंड होगा। अगर जनवरी में सेल हुआ तो मार्च में कलेक्शन होगा। अगर तुम सपोज स्टेटमेंट बना रहे हो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने का स्टेटमेंट बना रहे हो, तो बेसिकली तुमको अप्रैल महीने का जो कलेक्शन है यहाँ पे डेटर कौन से महीने का रहेगा? यहाँ पे जो कलेक्शन रहेगा वो कौन से महीने का सेल का रहेगा बताओ? पक्का? अगर जनवरी का मार्च में आ रहा तो फेब्रुवरी का अप्रैल में आएगा, तो यहाँ पे कौन से लेंगे? फेब। फेब का सपोज सेल है 2 लाख, तो कितना लेंगे मैं यहाँ पे? 2 लाख। गलत बोला था ना, 20% कैश सेल है, तो 2 लाख का 80% 1,60,000, और इधर 40,000। ये समझा क्या? नहीं 40 इधर नहीं, 40 जो भी जिस महीने का है। तो बेसिकली सेल का 80% मैं यहाँ पे लूंगा, ये समझा क्या? ओके, अदर देन दैट और भी डेटर में क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल है? तुमको कभी बैलेंस शीट देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस देंगे। अगर डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस वगैरह ऐसे ऐसा कुछ कुछ डेटा दिया है, तो कलेक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा? एक स्टैंडर्ड अकाउंट ऑफ डेटर इमेजिन करो, ओपनिंग एंड बाय बैलेंस, तो उस हिसाब से बोलो कि क्या डेटर का फॉर्मूला बना के दो कलेक्शन फ्रॉम डेटर का। पक्का? जनरली डेटर का जो अकाउंट होता है बैलेंस क्या है अपना? टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, इधर क्या रहेगा? पक्का? सेल्स की एंट्री क्या है? डेटर टू सेल्स, तो यहाँ पे टू सेल्स, तो यहाँ पे बाय कैश। अपने को क्या चाहिए था? बाय कैश, तो ओपनिंग प्लस सेल माइनस। अगर एग्जाम में कुछ भी तुर्रम का बनने की जरूरत नहीं है, हीरोपंती करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट बनाओ, क्या प्लस माइनस होता वो देखो, ऐसा हो लिया है ऐसा नहीं करना, बहुत लफड़े होते। ठीक है, पेंसिल से लो, 2 मिनट टी फॉर्मेट में कितना टाइम लगता है? ठीक है, अगर कंफ्यूज हुआ तो ऐसा एंट्री भी मार के देना, डेटा टू सेल, ऐसा हो जाता वो, तो वो प्लस माइनस में बांधे नको। तो तुमको एक यहां से डेटर का कलेक्शन एक मिल जाएगा। एक तो ये तरीका, नहीं तो मैंने अभी जैसा बोला वो तरीका, उससे टोटल कलेक्शन आ जाएगा। गुड। फिर इसके बाद, हाँ, तो इसके बाद मुझे आता है पेमेंट्स। पेमेंट में सपोज क्रेडिटर्स, अगर मुझे क्रेडिटर इसी अकाउंट फॉर्मेट में निकालना है तो कैसे निकालते हैं?
परचेस प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, क्रेडिटर का स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होता है? बाय ओपनिंग। इनो क्या क्या, परचेस को इधर ढकेला, ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर रख दिया। अभी समझा मैं क्यों बोलता हूं कि लिख के करना। ये लाइव एग्जांपल है अपने पास। तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो तुमको टू कैश मिल जाएगा। ओके, बट परचेसेस अवेलेबल नहीं रहते, तो परचेसेस कैसे निकाल? ओके, ट्रेडिंग, एक मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट बोलो पहले क्या आएगा? ये ओपनिंग काय का है? कैश बैलेंस नहीं है, ये टू ओपनिंग स्टॉक है। टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ, टू परचेसेस, हाँ, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत बार वेजेस एंड सैलरीज बच्चे इसको नहीं लेते। सैलरीज एंड वेजेस आए तो नहीं करना, वेजेस एंड सैलरीज आए तो करना, 11वीं में सीखे रहेंगे। हाँ, बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, टू जीपी। तो अभी मुझे इसमें से क्या चाहिए? परचेस। कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस जीपी माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस ओपनिंग। या फिर क्वेश्चन में अगर सेल्स नहीं रहेगा तो सेल्स माइनस जीपी कर दो, सीओजीएस आता, तो तुम सीओजीएस के साथ भी सेम कर सकते, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, इससे परचेसेस मिलेगा। एक बार परचेसेस ढूंढो, फिर इसमें डालो, फिर इससे कैश। ये समझा कि नहीं? ओके, तो इससे पेमेंट टू क्रेडिटर्स मिलता है, ये एक तरीका। या फिर अगेन ऐसा बोला जाता है कि पेमेंट टू क्रेडिटर इज आफ्टर 1 मंथ ऑफ परचेस। तो 1 मंथ ऑफ परचेस मतलब कब होगा? सपोज जनवरी का से परचेस 100, तो पेमेंट कब होगा? फेब्रुआरी में 100। तो यहाँ पे परचेस, यहाँ पे पेमेंट। तो ऐसा लिखना, परचेस कब, पेमेंट कब, तो तुमको एग्जाम में लगे कि लगे, वो एडजस्टमेंट जहां पे है ना उसके बाजू में ही लिख देना, तो तुम्हारा एग्जाम में बाद में टाइम सेव होगा। तुम क्या करते हो, ये लिख भी देते हो, वापिस से सोचते भी कैसा कैसा, अबे जनवरी का फेब्रुआरी, अप्रैल के लिए मार्च का अप्रैल, ऐसा इजी दिमाग लगाओ ना। हाँ, फिर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर मुझे पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में ऐसे बोला है पेमेंट्स आर मेड आफ्टर 15 डेज, तो फिर मैं क्या करूंगा? पेमेंट एक्सपेंसेस आर पेड आफ्टर 15 डेज, आफ्टर दे आर इनकर्ड, 15 डेज आफ्टर, तो क्या करेंगे? और टाइम लैग बिटवीन द, और लैग और लीड, वर्ड लैग मतलब, एंड लीड मतलब उसका उल्टा, प्रीपेड। लैग आउटस्टैंडिंग, तो लीड प्रीपेड। ओके, अगर टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस या सैलरीज ऐसा बोला 15 डेज, तो क्या करेंगे? हाँ, तो जनवरी का अगर 100 रुपए का खर्चा है जनवरी का, तो क्या करेंगे? जनवरी में 50 और फेब्रुवरी में 50, ऐसा आधा आधा। और तुमको यह याद रखना पड़ेगा, फिर वो आधा आधा ऐसा हर महीने का आधा आधा लिखना पड़ेगा। वो ऐसा डायग्राम बनता है कैसा, जनवरी का जैन फेब, फेब्रुवरी का फेब, मार्च, मार्च का मार्च, अप्रैल, तो हर एक में दो 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 आना चाहिए। तो पहले महीने में दो नहीं आता है, तो एक तो बैलेंस शीट से लो, नहीं तो क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, कहां ना कहां से तो लेना पड़ेगा। अगर एक आध महीने में दो आते तो हर महीने में दो आने ही चाहिए, ये तुमको क्लिक होना चाहिए। डेप्रिसिएशन के बारे में क्या करेंगे? तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, अगर एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है तो माइनस, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन है, लैंड परचेस, प्लांट परचेस, तो वो अपने इसके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो इनकम एक्सपेंस नहीं बोल के लेना ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्लांट है, कुछ भी हो कैश तो जा रहा ना,
अपन मैंने क्या बोला था, ये कौन से अकाउंट के जैसा सिमिलर है? पी एंड एल नहीं, रिसीट एंड पेमेंट के जैसा है। अगर प्लांट वगैरह कुछ परचेस है तो उसका एक आधे महीने में अगर जो ट्रांजैक्शन है तो वहां पे वो कर देंगे। ओके, हाँ। अगर टैक्स बोला है तो जो भी महीने का टैक्स है उस महीने से वो माइनस किया जाएगा। अगर डिबेंचर रीपेमेंट है तो मैं लूंगा क्या? ये कैपिटल ट्रांजैक्शन, पैसा जा रहा आ रहा। अगर इक्विटी शेयर इशूड आया नहीं अभी तक, पर इनकेस अगर ऐसा रहता तो रिसीट में लेते थे क्या? यस, रिसीट में लेते थे। समझ में आया क्या? ओके, तो रिसीट एंड पेमेंट करो, फिर पेमेंट का टोटल। पेमेंट का टोटल आने के बाद टोटल कैश अवेलेबल से टोटल माइनस क्लोजिंग बैलेंस। बट बहुत बार क्वेश्चन में ना ऐसा बता कि मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करो, तो क्लोजिंग अवेलेबल, फिर उसके नीचे क्या लिखते हैं अपन? मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। सपोज क्लोजिंग बैलेंस है 20,000 और मिनिमम मेंटेन करना है 1 लाख, फिर हाँ, तो डिफिसिट ऑब्लिक सरप्लस कितना? डेफिसिट या सरप्लस? 80,000 का डेफिसिट, फिर उसमें क्या करना? वेरी गुड, तो लोन ऑब्लिक बोरोइंग जो भी है वो ले लो। कितना लेंगे? 80,000। तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा क्लोजिंग? 20 तो ओरिजिनल था, 80 का लोन लिए तो 1 लाख हो जाएगा। फिर ये 1 लाख नेक्स्ट महीने के इसमें, अगर सपोज ऐसे करते करते इधर आया 2 लाख, सॉरी 1,80,000, यार क्या है 80, दो दिमाग में बैठ गया। 1,50,000 अगर आया ऐसा, तो मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 1 लाख। तो 50,000 का सरप्लस ऐसे टाइम पे क्या करते? एक तो अपन इसको इन्वेस्ट करेंगे या फिर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, तो इधर 50 हो जाएगा एंड क्लोजिंग बैलेंस वापस से 1 लाख। तो ये सब करते समय इंटरेस्ट पे तुमको ध्यान देना है। तो इंटरेस्ट भी यहीं पे होता है। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरेस्ट इज आफ्टर पेड एवरी मंथ या क्वार्टरली, तो उस महीने का इंटरेस्ट उस महीने में पेमेंट करो। अगर वैसा नहीं है अलोंग, तो ऐसा बहुत बार होता है कि इंटरेस्ट इज पेड एज अ पार्ट देयर ऑफ। अगर ऐसा कुछ आया तो फिर क्या करना? एज अ पार्ट देयर ऑफ। तो तुम्हारे पास जितना सरप्लस है, कितना सरप्लस था? 50। तो तुमको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि 50,000 ये रीपेमेंट होला, इसके अंदर प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी है। अगर इंटरेस्ट क्वेश्चन ने बोला है 12%, ठीक है, और तुमने 4 महीने का यूज किया है, तो तुम क्या करेंगे? ये 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट पता है क्या? कहां पे था है? एक्स। तो इंटरेस्ट कितना लेंगे अपन? एक्स इंटू 12%। ये सॉल्व करके एक्स आएगा और बैलेंस अमाउंट इंटरेस्ट करेगा। ऐसा करे थे ना? ओके, तो ऐसा करके होगा। तो मिनिमम बैलेंस का कभी कभी एडजस्टमेंट होता है। ओके, इसके बाद आया अपन विलियम जे बैम्यूअल मॉडल। विल्लू भाऊ क्या बोले फिर? 280/I अंडर द रूट। तो ये ए क्या डिमांड, ये ए का क्या है? एनुअल डिमांड। क्या है का इसका? एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, एनुअल कैश। और टी काय का ट्रांजैक्शन, बैंक में कैश डिपॉजिट करने का, तो वो। और आय, इंटरेस्ट। अगर आय मुझे बोला है 8%, तो हाँ, तो ये याद रखो 0.0, 8 नहीं लिखना है, 0.08। 12% बोला है तो 0.12। तो ऐसा अगर मुझे सपोज एनुअल कैश रिक्वायरमेंट बोला है 10 लाख, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 25, इंटरेस्ट कॉस्ट है 8%, निकालो। 25,000 आ रहा क्या? इस 25,000 का मतलब हाँ, कैश बॉक्स ओपन करते बैठो, जैसे ही कैश सेल हो रहा पैसे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। जैसे ही कैश बॉक्स में 25,000 हो गया कि ये पूरे पैसे उठाओ, जीरो करो कैश बॉक्स और फिर बैंक में डालो, फिर बैंक में डाल दो, तो फिर ये जीरो रहेगा। कैश सेल तो चालू है, वापस पैसे आते रहेंगे। समझा? ये 25,000 आने के बाद कैश बैक जीरो, 25 जीरो, 25 जीरो। तो ये इससे वजह से क्या होगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट जो होने वाला था वो इक्वल भी रहेगा और दोनों का टोटल लीस्ट रहेगा, मिनिमम रहेगा। और यहाँ पे कैश बैलेंस 25,000 क्या है? वो ऑप्टिमम है। करे ना ऐसा?
तो विलियम जे बैमिल की थ्योरी भी आ सकती है एक कभी कभी एग्जाम के अंदर, तो ये क्वेश्चन तो आएगा तो 2-3 मार्क को पूछ लेंगे। कोनो प्रॉब्लम? समझा? पक्का? ओके, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। ऐसा कुछ इससे आना नहीं है। मॉड्यूल के अंदर अगर तुम देखेंगे तो एक दो क्वेश्चंस अलग है, बट वो अपन क्लास के अंदर वर्किंग कैपिटल चैप्टर में लेंगे, ठीक है।